हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुवाद करने का नियम अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करते हैं। इस काल के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा अथवा चुकूंगा, चुकेंगी, चुकेंगे, चुकोगे शब्द आता है। ये इसकी पहचान है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगी, यानी फ्यूचर टेंस में कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने का भी आभास होता है। अनुवाद करने के नियम। सबसे पहले साधारण वाक्य के अनुवाद करने का नियम जानते हैं। पहला नियम है, सभी कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। चाहे जो भी कर्ता होगा, एक वचन बहुवचन का, सबके साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। ही, शी, इट, दे, यू, एक वचन बहुवचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई, बी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव का प्रयोग केवल आई और बी के साथ होता है, जबकि विल बी का प्रयोग जितने भी कर्ता बचते हैं शेष सबके साथ किया जाता है। तो दोस्तों, जब आप अनुवाद करने के लिए बैठें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसमें एक शब्द और भी आता है, तक। तक की वैसे अंग्रेजी होती है टिल, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है? बाय लिखी जाती है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य की रचना इस प्रकार से होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विल और शैल इसमें सहायक क्रिया आती हैं और उसमें हैव जो है वो कॉमन होता है। विल शैल सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चयन करके हैव उसमें कॉमन रूप से लगाया जाता है दोनों के साथ। वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि हर एक परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाता है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया कौन सी लगती है? हैज और हैव लगती है ना। और अगर जो पास्ट का है तो पास्ट में सहायक क्रिया क्या लगती है? केवल हैड लगती है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगती है? इसमें आपको मैंने बताया कि विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगता है, तो अंतर केवल सहायक क्रिया का होता है। परफेक्ट का कोई भी टेंस होता है तो उसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर लगाना है और सहायक क्रिया का ही डिफरेंस केवल रखा जाता है। अब इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। वे अब तक जा चुके होंगे। वे अब तक जा चुके होंगे, तो वे की अंग्रेजी दे। मैंने बताया कि कर्ता के हिसाब से विल या शैल लगाएंगे। अगर आई भी करता होता तो शैल लगता, नहीं तो विल ही लगेगा। दे विल हैव गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है बाय नाउ। अब तक की अंग्रेजी बाय लिखी जाएगी और अब की अंग्रेजी नाउ। हम 10 बजे तक गांव छोड़ चुके होंगे, तो हम की अंग्रेजी छोड़ने काम हम के द्वारा करता है बी के साथ मैंने बताया आपको शैल हैव का प्रयोग करते हैं। लेफ्ट क्रिया का तीसरा रूप और द विलेज बाय 10 o'clock। दो कार्य होने पर, जैसे कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस में जानते हैं दो कार्य होता है, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट में भी कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें दो कार्य होता है। अगर वाक्य में दो कार्य होता है तो क्या करते हैं,
अनुवाद में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यह काम बिल्कुल ही आसान सा लगेगा। यदि वाक्य में दो कार्य हुआ हो तो पहले होने वाला जो कार्य होता है उसका अनुवाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं, यानी विल हैव और शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। और जो काम बाद में होता है उसमें क्या करते हैं, बाद वाले वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। यही इतना आपको ध्यान में रखना है, यानी दो टेंस का नियम आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। और आगे, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो, जान ले दोस्तों, अगर वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो यानी दो कार्य होगा, तो वाक्य का अनुवाद करते समय वाक्य की शुरुआत पहले होने वाले कार्य से की जाती है, यानी जो काम वाक्य में पहले होगा उसी से वाक्य की शुरुआत की जाती है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस से वाक्य की शुरुआत की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस दो कार्य होने पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा वाक्य का हिस्सा जो बचता है बाद में होने वाला कार्य, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर चूँकि आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन का होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस भी जुड़ता है, तो सब्जेक्ट का ध्यान रखना होगा। एस आई एस तभी जुड़ेगा वर्ब में जब सब्जेक्ट जो है वह एक वचन का होगा। अगर बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो उसमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ अनुवाद करते समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अगर आप इसका पूरा अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी, ये है आपका वाक्य एग्जाम्पल के तौर पर। तो हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी होगी, तो कौन सा काम पहले हो गया है, गाड़ी छूट चुकी होगी। इसका अनुवाद पहले करते हैं, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। गाड़ी से मतलब यहाँ ट्रेन से है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर। अब बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, यानी जो काम बाद में होने वाला है, उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, यानी बी क्रिया का पहला रूप पहुंचना है, रीच एट द स्टेशन। तुम्हारे सोने से पहले वह एक पत्र लिख चुका होगा, तो यानी कि तुम बाद में सोओगे और पत्र लिखने के काम वह के द्वारा पहले किया गया होगा, तो यह वह एक पत्र लिख चुका होगा, इसी का अनुवाद सबसे पहले करना है हमको। तो क्या करेंगे, ही, इसका कर्ता क्या है, यानी जो पहले होगा कार्य उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करना है, तो ही विल हैव रिटन अ लेटर। कर्ता इसमें वह है, क्या लिख चुका होगा, एक पत्र कर्म है और लिखना जो है इसकी क्रिया है। तो ही विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर, तुम्हारे सोने। तो तुम्हारे सोने मतलब इसका अनुवाद, ये चूँकि काम बाद में हो रहा है सोने का, इसलिए इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू स्लीप। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों की रचना देख लें आप। सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल और उसके बाद जो हैव होता है उसके पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ नॉट का प्रयोग किया जाता है हैव के पहले। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। चाहे जिस प्रकार का वाक्य होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म उसमें प्रयोग में लाया जाता है। अगर वाक्य में दो कार्य होगा तो क्या करेंगे, वही सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और बिफोर के बाद जो वाक्य का हिस्सा होता है वैसे पहले की जो साधारण वाक्य में होता है वैसे ही उतार लिया जाता है, यानी बाद में होने वाला कार्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिसका अनुवाद होता है वो वैसे ही उतार लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम शाम तक यह कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो एक काम हो रहा है कि दो काम, तो एक ही काम होना है पूरा करना। तो इसमें कर्ता कौन है, वी,
हम। वी के साथ बताया मैंने शैल नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। पूरा करना का अंग्रेजी कंप्लीटेड। क्या करना है यह कार्य, दिस वर्क। बाय द इवनिंग तक की अंग्रेजी आपको बाय लिखनी है, टिल नहीं लिखना है। पिताजी के लौटने से पहले तुम खाना नहीं खा चुके होगे। तो इसमें दो कार्य हो रहा है, तुम खाना नहीं खा चुके होगे एक काम ये है, और पिताजी का लौटना एक काम ये है। तो जो काम पहले होगा उसी का अनुवाद पहले करेंगे। तो यू विल नॉट हैव ईटन फूड। कब? पिताजी के लौटने से पहले। तो बिफोर फादर रिटर्न्स। यहाँ देखिए रिटर्न्स लगाया है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक वचन का है। अगर ये बहुवचन का होगा तो यहाँ रिटर्न्स के बजाय केवल रिटर्न लगाया जाता। सूर्य के डूबने से पहले तुम घर नहीं जा चुके होगे। तो इसमें दो काम होगा, एक तो सूर्य का डूबना और दूसरा जो है तुम्हारा घर ना जाना। तो तुम घर नहीं जा चुके होगे इसका अनुवाद पहले करेंगे। यू विल नॉट हैव गॉन होम। कब? बिफोर द सन सेट्स। सूर्य के छिपने से पहले या डूबने से पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के अनुवाद के बारे में जानेंगे। क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती, आपको मैंने हर टेंस में बताया है। और अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, बल्कि क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है। तो इसमें जानते हैं सहायक क्रिया विल या शैल ही आती है। तो क्या की अंग्रेजी के रूप में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। वाक्य की रचना आप देख सकते हैं, विल शैल सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर तब हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। दो कार्य होने पर भी वही प्रकार की रचना होती है। विल शैल पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। बिफोर उसके बाद लगाया जाता है, फिर बाद में होने वाले वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे यस और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल, क्या मोहन एक गीत सुना चुका होगा। तो क्या आया है वाक्य प्रारंभ में, तो क्या की अंग्रेजी आपको मोहन के हिसाब से बिल लिखनी है, क्योंकि आई और बी दो ही करता हैं जिनके साथ में शैल लगता है। तो यहाँ आई और बी करता नहीं आया है, मोहन करता है, तो इसलिए मोहन के हिसाब से बिल का प्रयोग किया जाएगा। बिल मोहन हैव संग ए सॉन्ग। क्या मोहन एक गीत गा चुका होगा। क्या मेरे पहुंचने से पहले वह नदी में डूब चुकी होगी। तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे विल सी हैव संक। संक माने डूबना होता है, या ड्रॉन लिखेंगे। तो विल सी हैव संक इनटू द रिवर। नदी में डूब चुकी होगी बिफोर आई अराइव, मेरे पहुंचने से पहले। तो मेरा पहुंचना ये बाद में होगा, पहले वह नदी में डूब चुकी होगी, इसी का अनुवाद सबसे पहले इसीलिए करना है। तो क्या जो है वह नदी में डूब चुकी होगी के साथ जुड़ करके अनुवाद में लाया जाता है। ये नहीं कि क्या का अनुवाद जो है मेरे पहुंचने के साथ में करेंगे। क्या का अनुवाद हम पहले ही वाक्य प्रारंभ में कर लेते हैं। क्या माता जी अब तक भोजन बना चुकी होंगी। तो इसमें एक ही काम हो रहा है, तो काम माता जी के द्वारा किया जा रहा है, भोजन बनाने का काम किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे सबसे पहले आपको बिल मदर हैव कुकड, भोजन बनाने की अंग्रेजी कुकड, और द फूड बाय नाउ, अब तक की अंग्रेजी बाय नाउ का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगला प्रकार है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो। ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसको, ये शब्द बीच में आते हैं। तो इनका अनुवाद जब हम करते हैं तो ऐसे वाक्यों का, तो ध्यान रखें उन्हीं शब्दों का अनुवाद सबसे पहले लिखा जाता है, प्रश्नवाचक शब्द का ही।
और फिर उसके बाद में विल सेल का प्रयोग होता है, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही विल सेल का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट आई और बी में से कोई है तो सेल लगाएंगे, नहीं तो विल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर सब्जेक्ट लगाते हैं हैव, और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर दो कार्य होगा तो सेम वही प्रक्रिया अपनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर, फिर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुवाद का नियम लगाते हैं। तो वाक्य रचना आपको एक बार केवल ध्यान में बैठा लेना है, फिर आप बड़े आराम से वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आगे अपने जीवन में अंग्रेजी और अधिक से अधिक सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। बोलने के लिए तो लोग चाहे जितना बोल लें, ग्रामर का कहीं उपयोग नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको लिखना है तो बिना ग्रामर का प्रयोग किए हुए आप अंग्रेजी लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए ग्रामर में ट्रांसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार ट्रांसलेशन आपके दिमाग में आ जाए तो आप किसी भी जगह अंग्रेजी बोल सकते हैं और अंग्रेजी को सही सही लिख सकते हैं। तो देखें एग्जाम्पल इसका, वह रविवार तक कैसे अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी। इस वाक्य का अनुवाद करना हमें, तो इस वाक्य को ध्यान से देखें तो इसमें वह शब्द जो है वही कार्य कर रहा है, और चुकी होगी के अनुसार अगर हम सोचें तो ये इसका कर्ता जो है वह स्त्रीलिंग होगा, यानी कि वह की अंग्रेजी सी लिखी जाएगी। तो हाउ, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आया है हाउ, कैसे। हाउ विल सी हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय संडे। फिर अगला वाक्य देखते हैं, मेरे पूछने से पहले वह झूठ क्यों बोल चुका होगा। तो वह झूठ क्यों बोल चुका होगा, इसमें क्यों सब बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है प्रश्नवाचक शब्द की। फिर जो काम पहले होता है उसी का अनुवाद पहले हम करते भी हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं, इसलिए उसमें वह के जिसमें कर्ता कौन है वह, तो वह पुरुष है, इसमें चुका होगा लिखा है तो इसलिए ही लिखा गया है इसकी अंग्रेजी। विल ही, व्हाई विल ही हैव टोल्ड ए लाई, झूठ बोल चुका होगा, कब, बिफोर आई आस्क, मेरे पूछने से पहले। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य का एक प्रकार ये भी है जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मक भी होता है। तो ध्यान से देखें तो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखते हैं, विल सेल का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, तब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अभी आप पिछला जो नियम देखे हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने वाले वाक्यों की तरह ही इसकी भी रचना होती है। अंतर क्या होता है, इसमें नॉट का प्रयोग हैव के पहले करना पड़ता है। दो कार्य होने पर भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इस प्रकार से आप वाक्यों की रचना कर सकते हैं। केवल एक बार आपको अपने दिमाग में सेट करना होगा बस। एग्जाम्पल देखें, तुम अगले वर्ष तक एक कार क्यों नहीं खरीद चुके होगे। तो इसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है, तुम के द्वारा। तुम के द्वारा अगर काम किया जा रहा है तो क्या करेंगे, तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ में सहायक क्रिया क्या लगती है, बिल। तो बिल का प्रयोग करना होगा आपको। क्यों प्रश्नवाचक शब्द आया है और नहीं भी आया है, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, इसलिए व्हाई का प्रयोग पहले प्रश्नवाचक शब्द का, उसके बाद विल यू नॉट हैव बॉट ए कार, खरीदना इसकी क्रिया है, कब तक, बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक। वर्षा शुरू होने से पहले तुम खेत क्यों नहीं जोत चुके होगे। तो इसमें दो कार्य हो रहा है, एक तो वर्षा शुरू हो रही है, दूसरा है खेत जोतना। तो तुम खेत क्यों नहीं जोत चुके होगे, तो क्यों नहीं आया, प्रश्नवाचक नकारात्मक है, सूत्र आपको प्रश्नवाचक नकारात्मक का लगाना है। तो इसलिए क्यों नहीं जोत चुके होगे का अनुवाद करेंगे तो व्हाई विल यू नॉट हैव
प्लोड द फील्ड बिफोर द रेन स्टार्ट्स, वर्षा शुरू होने से पहले। अब अगला अनुवाद का नियम देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं करता हो, ऐसा भी वाक्य होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्ता का कार्य करता है, अलग से कोई कर्ता लिखा नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों की रचना जब होती है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द विल, शैल, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। वैसे आप देखेंगे कि इसमें शैल का प्रयोग ना के बराबर मिलता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द अगर आई और बी होगा तभी तो जो है हम शैल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो हमको विल का ही प्रयोग करना है। तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें जो आता है वह आई और बी होता नहीं है, इसलिए हमेशा इसमें इस प्रकार के वाक्यों में विल का ही प्रयोग किया जाता है। और दूसरे प्रकार का वाक्य दो कार्य होने पर प्रश्नवाचक शब्द विल, शैल, कर्ता, विल शैल के बाद हैव कर्ता का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्द के रूप में हुआ है। हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या यस और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें। कल 10 बजे तक कौन यह फूल तोड़ चुका होगा। तो कौन यह फूल तोड़ चुका होगा, तो कौन शब्द तोड़ने का काम कौन के द्वारा किया जा रहा है। फूल इसका ऑब्जेक्ट है और तोड़ना इसकी क्रिया है। तो कौन की अंग्रेजी हु के साथ में सहायक क्रिया विल हैव, प्लग तोड़ना की अंग्रेजी होती है हु विल हैव प्लग्ड। यह फूल ऑब्जेक्ट है इसका, दिस फ्लावर बाय 10 o'clock। टुमारो कल की अंग्रेजी आपको टुमारो लिखनी है। तुम्हारे जागने से पहले कौन एक कहानी सुना चुका होगा। तुम्हारे जागने से पहले कौन, तो इसमें देखिए कौन एक कहानी सुना चुका होगा, इसका अनुवाद पहले करेंगे। तो कौन इसका कर्ता है हु, और इसके साथ सहायक क्रिया विल, हैव लगेगा हु विल हैव। सुनाना की अंग्रेजी टोल्ड ए स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है हु विल हैव टोल्ड अ स्टोरी बिफोर, तुम्हारे जागने के, बिफोर यू अवेक। तो अवेक जागना की अंग्रेजी अवेक होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म हो। जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म होगा तो इस प्रकार के वाक्यों की रचना आप जैसा कि जान गए हैं कि प्रश्नवाचक शब्द ही कर्म का काम भी करता है। तो इसलिए पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। दो कार्य होने पर प्रश्नवाचक शब्द विल, शैल, हैव, सब्जेक्ट, प्रश्नवाचक शब्द विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म या यस और ऑब्जेक्ट। यानी वाक्य की रचना पहले की जैसे ही हो रही है, केवल इसमें ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल में पुलिस किसे गिरफ्तार कर चुकी होगी। तो इस गिरफ्तार करने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके स्थान पर प्रश्न पूछा गया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म का कार्य कर रहा है। तो देखें इसको, तो किसे प्रश्नवाचक शब्द है इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे हुम, और विल द पुलिस, पुलिस के अनुसार विल का प्रयोग करेंगे हुम विल द पुलिस, और हैव का प्रयोग किया ही जाता है इसमें, अरेस्टेड, हुम विल द पुलिस हैव अरेस्टेड। मेरे कार खरीदने से पहले वह क्या बेच चुका होगा। तो पहले वह क्या बेच चुका होगा, तो क्या की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, बीच में आया है इसलिए इसकी अंग्रेजी व्हाट लिखी जाएगी। तो व्हाट विल ही हैव सोल्ड, वह क्या बेच चुका होगा, कब, बिफोर, मेरे कार खरीदने से पहले, बिफोर आई परचेज अ कार। तो इस तरह से आप पूरे वाक्य की रचना कर सकते हैं और अंग्रेजी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तथा शेयर करना मत भूलिए। और मैं आपको
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद करने का पूरा नियम जल्द ही उसका वीडियो बना करके आपको बताएंगे।